अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में हंगामा। लोकसभा में बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कि मोदी का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं विपक्ष। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन अखिलेश ने उठाए बेरोजगारी पर सवाल। सीएम योगी ने भी कसा तंज, कहा सपाइयों की सोच तो बदली। दिल्ली सरकार में बड़ा बदलाव। सौरभ भारद्वाज से छीन करके आतिशी को दिए गए 2 विभाग। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल। आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का आया बयान, कहा पंजाब में जब से बनी है आपकी सरकार तब से 31,500 नौजवानों को दिए जा चुके नियुक्ति पत्र। भीलवाड़ा में बेटी की हत्या और रेप के बाद टूटा सब्र का बांध। चलती चिता पर कूद गया पिता, हालत गंभीर। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का 6वां दिन। ज्ञानवापी मामले में बड़ा झटका। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोकी याचिका खारिज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं किसके पास कितने सदस्य हैं। आपको बता दें कि अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को, कब, कैसे और किससे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, किसके पास कितने सदस्य। एनडीए की ताकत, बीजेपी 301, शिवसेना शिंदे गुट 12, एलजेपी 6, आरसीपी 3, अन्य 11। इंडिया की ताकत, कांग्रेस 50 सीटें, डीएमके 24, टीएमसी 23, जेडीयू 16, अन्य 30। अन्य पार्टियां, वाईएसआर कांग्रेस 22, बीजेडी 12, बीएमसी 9, टीआरएस 9, अन्य 12। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, किसके पास कितने सदस्य। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को, कब, कैसे और किसने, किसके खिलाफ सदन में पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में कब कब क्या। देश के संसदीय इतिहास में अब तक 26 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए। 24 बार सरकारें बच गईं, 2 ही बार सरकार गिरने की नौबत आई। संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था पहला प्रस्ताव। यह अविश्वास प्रस्ताव जेपी कृपलानी लेकर आए थे। लोकसभा में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना इंदिरा गांधी को करना पड़ा। विपक्ष उनके खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार को गिराने में कामयाबी नहीं मिली। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा के नाम रहा। माकपा नेता ज्योति बसु के नाम है रिकॉर्ड। 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ थे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को पहली सफलता 1978 में मिली थी। इस वर्ष मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पहली बार तो सरकार बच गई, लेकिन दूसरी बार सरकार गिर गई। मत विभाजन से पहले ही प्रधानमंत्री पद से देसाई ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 1999 में जब अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता ने अटल सरकार से समर्थन वापस लिया, तब अटल बिहारी सरकार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी की सरकार 1 वोट के अंतर से गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। 2014 में स्पष्ट बहुमत के साथ बनी मोदी सरकार के कार्यकाल में पहला प्रस्ताव है। संसद का मॉनसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है, जो आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। इस हंगामे के और बढ़ने के आसार हैं। विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है, जिस पर संसद में चर्चा आज से भी शुरू हो चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही
हंगामा हुआ और कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद जब चर्चा शुरू हुई तो गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद निशिकांत दुबे ने फिर से सरकार की तरफ से जवाब दिया। वहीं मणिपुर मामले को लेकर के दोनों सदनों में क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं आपको। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। एक बार बता दें कि फिर से बुलंद नजर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा उदाहरण दिल्ली के जहांगीरपुरी के सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ दबंगों ने सरेआम शाम करीब 6:30 बजे कैफ नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी। कैफ अपने पिता के साथ आजादपुर मंडी में काम करता है। शाम के समय जब कैफ अपने घर लौट रहा था तो बदमाशों ने उससे पहले जहांगीरपुरी सी ब्लॉक तक घसीटा और फिर लाठी डंडों से युवक की पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने इसका एक वीडियो भी बना करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। आरोपी युवक को अधमरा छोड़ करके मौके से फरार हो गए थे। वहीं पर मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे एलएनजेपी अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहांगीरपुरी में सरेआम युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है और स्थानीय लोग में रोष नजर आ रहा है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर क्या हुआ सर, ये मेरे पास से मंडी से काम करके आया, सी ब्लॉक से निकल के जा रहा था, वहाँ इसको 2-3 लड़कों ने पकड़ लिया। अब पकड़ के इसको मारते झुग्गी में ले गए और झुग्गी में ले जाके ऐसे सिल्लियों से और बेडों से मारा है इसको।
और इतना मारा है कि सर उसके अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं बाकी बच्चा। कौन लड़के थे वो जिन्होंने मारा? एक तो वो निकेश थे, पहला तो वो है, उसकी कॉल आती थी कि भाई तू मेरे पास आ जा, ये ज़्यादा नहीं था। रितेश, मतलब क्या वो लड़के बदमाश टाइप के हैं क्या? जो वो जेल से, मैंने सुना है सर कि वो जेल से आया है छूट के नियम 4 साल में। इस तरीके से दिल्ली में दहशत का माहौल है। कैफ नाम के एक युवक की पीट करके बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी, और हत्या ही नहीं करी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है। इसका वीडियो भी जो है, पीटने का लाइव वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि आरोपी को पीटा और उसकी पीट करके लाइव वीडियो उसका सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक को पहले तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया उसके बाद, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली जानकारी आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद का बयान सामने आया है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री का बयान है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी यूपी की कानून व्यवस्था रोल मॉडल है, प्रदेश में कोई भी अपराधी उसको बख्शा नहीं जाता है, देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। यूपी के मंत्री दानिश आजाद का एक बयान सामने आया है। बता दें कि दानिश आजाद अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री हैं। उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए रोल मॉडल है, अब प्रदेश में कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दानिश आजाद ने कहा कि प्रदेश में कोई भी अपराधी हो उसका बख्शा नहीं जाएगा। दानिश ने कहा कि देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। और क्या कुछ कहा है दानिश आजाद ने, सुन लेते हैं। पुलिस ने शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया है, तुर्की होगी जल्दी। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी कानून व्यवस्था आज पूरे देश में रोल मॉडल बनी है, और अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट हमारी योगी सरकार का संदेश है। अब ये देखिए, ये उनका मसला है, हमारे साथ देश के विकास के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। देश सर्वोपरि होना चाहिए, समाज की सेवा राजनीति के माध्यम से, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, और हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगली खबर आपको बता दें फर्रुखाबाद से, जहां पर सीएमओ ऑफिस में भ्रष्टाचारी का खेल जारी है। सीएमओ लगातार करवा रहे हैं रिश्वतखोरी, तो रिश्वतखोरी का खेल लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में सीएमओ लगातार करवा रहे हैं रिश्वतखोरी। बता दें कि डी फार्मा करने वाले छात्रों से इंटर्नशिप के नाम पर वसूली की जा रही है। वहीं इंटर्नशिप के नाम पर लिया जा रहा है 2-2 हजार रुपए। तो सीएमओ की रिश्वतखोरी का खेल जारी है। सीएमओ कार्यालय के बाबू का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। सीएचसी में डी फार्मा छात्रों ने जमकर के हो रही है घूसखोरी। फतेहगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है। बहुत कम है सर, लगी सर, गरीब आदमी है। अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बता दें, जहां पर एसीएमओ रंजन गौतम से छीनी बड़ी जिम्मेदारी। एसीएमओ रंजन गौतम से छीनी बड़ी जिम्मेदारी। बताया जा रहा है कि सीएमओ ने एसीएमओ से लिया झोला छाप पटल का चार्ज। तो फर्रुखाबाद के सीएमओ ने एसीएमओ से लिया झोला छाप पटल का चार्ज। झोला छाप पटल के नोडल अधिकारी के तौर पर थे कार्यरत। वहीं अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है, सीएमओ ने कहा। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दीपक कटारिया को मिली जिम्मेदारी। वहीं डॉक्टर आरसी माथुर को भी दी गई है पद की जिम्मेदारी। अहम जानकारी बता रहे आपको फर्रुखाबाद से, जहां पर 13 अगस्त को जारी हुए आदेश को कई दिनों तक रखा गया गुप्त। फतेहगढ़ स्थित सीएमओ कार्यालय का मामला आपको बता रहे, तो फतेहगढ़ स्थित सीएमओ का मामला, जहां पर एसीएमओ रंजन गौतम से छिनी बड़ी जिम्मेदारी। उसमें यह है कि काम नहीं हो पा रहा था उसमें जो होना चाहिए अपेक्षित काम झोला छापों के ऊपर, तो इसलिए मैंने बदल के दूसरी टीम बना दी है। पूरी टीम ने गठित की गई। हाँ,
इनको भी कौन सी विभाग का चार्ज भी दिया गया है? ये अल्ट्रासाउंड वगैरह है, डीटीओ है, अभी तो डीटीओ वाला। अगली जानकारी बता दें फर्रुखाबाद से ही है, जहां पर खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। खतरे के निशान से ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर रामगंगा पहुंची। तो खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा, खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर रामगंगा। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी बता दें, जहां पर रामगंगा उफाने से बड़ी बाढ़ की पीड़ितों की मुसीबतें। तो कटरी धर्मपुर में गंगा के कटान में समा रही है कई मकान। बाढ़ पीड़ितों ने अपने अपने मकान तोड़ना शुरू किए। सरिया ईंट निकाह करके सुरक्षित स्थानों पर कर रहे पलायन। हजारों बीघा किसानों की गंगा में समाई जमीन। रामगंगा के उफनाने से बाशिंदों की उड़ी नींद। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। बता दें कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवारों की घटनास्थल पर मौत हो गई। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि बाइक सवारों की घटनास्थल पर मौत हुई है, जबकि 2 बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार लेने जा रहे थे निर्माण सामग्री। बाइक सवारों की घटनास्थल पर हुई मौत। फर्रुखाबाद से हम जानकारी बता रहे हैं आपको, बाइक सवार लेने जा रहे थे निर्माण सामग्री, जब उनकी टक्कर हो गई और उनकी मौत हो गई। ये एम्बुलेंस गई थी, इस पर हम लोग रखे ले आए, पुलिस फोर्स पहुंचा, उसी ने लगवा दिया। जो दोनों लोग क्या खत्म हो गए क्या? दोनों लोग खत्म हो गए। क्या नाम है उनका, नाम बता सकते हैं? एक का नाम सत्यपाल है साहब, एक लड़का नंगला भूसा का है, उसका मुझे नाम नहीं। सत्यपाल पिता क्या नाम है? सत्यपाल के पिता का नाम है रामभजन। सत्यपाल निवासी कहाँ के हैं? ताजपुर के साथ। और दूसरा व्यक्ति खत्म हो गया निवासी है, वो नंगला भूसा का है। वो नंगला भूसा का है। तो जो लोग बाइक से कहाँ आ रहे थे? बाइक से ये दौलतपुर के पास तिराया है, उसी तिराए पर दुकान है, उस पर आ रहे हुए या कुछ लोग वाली पर आ रहे हुए, इन्हीं दोनों दुकानों पर आ रहे थे। फर्रुखाबाद में नगर पालिका का नया कारनामा सामने आया। नगर पालिका ने बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र के केयरटेकर के नाम पर मकान का दाखिल खारिज कर दिया गया। केयरटेकर ने मकान मालिक को मृत्यु दिखा करके नगर पालिका में मकान अपने नाम चढ़ा लिया। नगर पालिका में मकान चढ़वा करके बिजली कनेक्शन अपने नाम करवा लिया। पीड़ित अपने परिवार के साथ गाजियाबाद रहता है। मकान मालिक को पड़ोसियों ने बिजली कनेक्शन केयरटेकर के अपने नाम कराने की सूचना दी। मकान मालिक ने अपने जिंदा होने की जिलाधिकारी से लेकर के नगर पालिका ईओ तक गुहार लगा चुका है। पूरा मामला नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के भोलेपुर का है। हमारे मकान पर केयरटेकर ने कब्जा करके अपने नाम करा लिया यहाँ म्यूनिसिपल ऑफिस से, और हलफनामा दे करके बिजली कनेक्शन करा लिया कि होरीलाल मर गए। आपको मृत घोषित दिखा दिया? हाँ, मेरे को डेट दिखा के और शपथ पत्र दिया हुआ उसने। ये तो नगर पालिका ने दाखिल खारिज कर दिया? नगर पालिका में दाखिल और वहाँ बिजली विभाग में दाखिल किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलीगढ़ से जानकारी बता दें, जहां पर झाड़ फूक के बहाने कलमा पढ़वाने का मामला सामने आया है। तो झाड़ फूक के बहाने कलमा पढ़वाने का मामला, हिंदू महिलाओं से मौलवी पढ़ा रहा था कलमा। तो सूचना मिलने पर भाजयुमो कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। तो भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मौलवी को किया पुलिस के हवाले। तो बड़ा मामला सामने आया अलीगढ़ से, जहां पर झाड़ फूक के बहाने धर्मांतरण करा रहा था मौलवी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने मौलवी को चप्पलों से पीटा। मौलवी को चप्पलों से पीटते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मौलवी झाड़ फूक के बहाने महिलाओं से पढ़वा रहा था कलमा। पुलिस ने मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मौलवी को पुलिस के हवाले किया है। महिलाओं ने मौलवी को चप्पलों से पीटा है। तो चप्पलों से पीटने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं
एक मौलवी को चप्पलों से पीटते हुए नजर आ रही है। मौलवी पर आरोप है कि वो झाड़ फूक के बहाने महिलाओं का धर्मांतरण करा रहा था, उनसे कलमा पढ़वा रहा था। तो वही भाजपा वही इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी को उनका मकान मिल गया है। राहुल गांधी को दिल्ली में उनका सांसद प्लॉट मिल गया है। 12 तुगलक लेन में अलॉट किया गया है बंगला। राहुल गांधी को दिल्ली में बंगला अलॉट किया गया है। 12 तुगलक लेन में अलॉट किया गया बंगला। राहुल गांधी को दिल्ली में बंगला अलॉट किया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी को उनका बंगला वापस मिल गया है। 12 तुगलक लेन में उनको एक बंगला अलॉट किया गया है। राहुल गांधी को पुराना घर वापस मिला, तो वापस लौटेंगे अब राहुल गांधी अपने पुराने बंगले में। 12 तुगलक लेन में अलॉट किया गया है बंगला। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को दिल्ली में बंगला अलॉट किया गया है। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी तो उनको घर भी छोड़ना पड़ा था, उनको अपना बंगला छोड़ना पड़ा था जो सांसद को मिलता है। उसके बाद अब उनकी जब सांसद की जो सदस्यता है वो जब वापस मिल गई तो उनको बंगला भी उनका वापस मिल रहा है। 12 तुगलक लेन में उनको एक बंगला अलॉट किया गया है। ये खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को उनको पुराना बंगला जो है वो वापस मिल गया है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने बंगला अलॉट किया है। 12 तुगलक रोड पर राहुल गांधी का बंगला उनको वापस मिल गया है। तो दिल्ली में बंगला अलॉट किया गया है राहुल गांधी को। अहम जानकारी बता रहे इस वक्त की, जहां पर बताया जा रहा है कि 12 तुगलक लेन में अलॉट किया गया है राहुल गांधी को बंगला। राहुल गांधी को पुराना घर वापस मिला, तो अब अपने घर वापस लौटेंगे राहुल गांधी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने बंगला अलॉट किया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी को दिल्ली में बंगला अलॉट किया गया है। बताया जा रहा है उनका बंगला जो है वो वापस मिलेगा। 12 तुगलक लेन में अलॉट किया गया है बंगला। अहम जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी को पुराना घर वापस मिला। हरदोई से जानकारी बता दें, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़ करके आत्मदाह का प्रयास किया गया है। मक्खियों से परेशान किसानों ने उठाया आत्मदाह कदम। बता दें कि 7 किसानों ने एक साथ किया आत्मदाह का प्रयास। सागवान पोल्ट्री फार्म हाउस से उत्पन्न हो रही है मक्खियां, तो पानी की टंकी पर चढ़ करके आत्मदाह का प्रयास किया गया है। बता दें कि मक्खियों से परेशान किसानों ने उठाया आत्मदाह का कदम। 7 किसानों ने एक साथ किया आत्मदाह का प्रयास। सागवान पोल्ट्री फार्म हाउस से उत्पन्न हो रही मक्खियां, तो मक्खियों से परेशान किसानों ने उठाया आत्मदाह का कदम। वहीं 7 किसानों ने एक साथ किया आत्मदाह का प्रयास। सागवान पोल्ट्री फार्म हाउस से उत्पन्न हो रही मक्खियां, तो मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन किसानों को समझाने में जुटी। हरदोई से अहम जानकारी बता दें आपको, पानी की टंकी पर चढ़ करके आत्मदाह का प्रयास किया गया है। मक्खियों से परेशान किसानों ने उठाया आत्मदाह का कदम। तो हरदोई से अहम जानकारी आपको बता दें कि मक्खियों से परेशान होकर के 7 किसानों ने आत्मदाह का प्रयास किया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सहारनपुर जिले में शुरू होगी सेना में अग्निवीरों की भर्ती। बता दें कि पहली बार जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में होने जा रही है अग्निवीरों की बड़ी भर्ती, जिसमें 13 जिलों के करीब 18 से 20 हजार नौजवान युवक सेना की भर्ती में हिस्सा लेंगे। ये भर्ती कल 8 अगस्त से शुरू होकर के 26 अगस्त तक चलेगी। भर्ती की जाएगी। बता दें कि आज मीडिया को जानकारी देते हुए डीआईजी रेंज श्री अजय कुमार साहनी ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के सभी सुरक्षा बैठक की जा चुकी है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बल की तैनाती भी की जा रही है। ये जनपद सहारनपुर में 8 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कुल 18 दिन में
जो अग्निवीर भर्ती है उसमें वेस्टर्न यूपी के जो 13 जनपद हैं, जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये सभी जनपद हैं। इसमें कुल 13 जनपदों के 18 दिन तक भर्ती होनी है और ये प्रक्रिया कल से शुरू होगी। यहाँ स्टेडियम में ये पूरी भर्ती होगी और ये आर्मी के लोग वहाँ पे रहेंगे जिनके द्वारा प्रक्रिया पूरी संपन्न की जाएगी। जहाँ तक पुलिस और का मतलब है, तो जो भी लोग आएंगे उनके आने जाने की सारी चीजें और किसी प्रकार की कोई लोगों की समस्या ना हो। साथ ही जो आउटर गार्डन है वहाँ पे हम लोग पुलिस फोर्स प्रॉपर लगा रहे हैं और ये पूरी तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं। अगली खबर जालौन से है, जहां पर दलित समाज के लोगों ने भेदभाव विचार रखने वाले स्कूल के अध्यापकों के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट आकर के शिकायत की है। उन्होंने कहा कि स्कूल के अध्यापकों द्वारा हमारे बच्चों से भेदभाव करके छूत विचार किया जा रहा है और स्कूल के बच्चों के साथ गलत व्यवहार सही नहीं है, जिसकी शिकायत बच्चों ने कई बार घर पर की है। इसको लेकर के हम बेहद दुखी हैं। मामले को लेकर के दलित जाति के बच्चों के साथ भेदभाव रखने वाले अध्यापक की परिजनों ने शिकायत की। सर बच्चों का सर पढ़ाते लिखाते सही से नहीं है सर, और छूत विचार से ज़्यादा देखते हैं सर, और ज़्यादा बोले तो कहते हैं तुम्हारा बाप का स्कूल है क्या यहाँ। कौन किस स्कूल का मामला है? प्राइमरी स्कूल ग्राम केवलारी। तो कौन है ऐसा जो मानता है छूत विचार? नीतू है, नीतू, रश्मि, महेंद्र मास्टर पटेल, रामेंद्र पटेल, सुदामा शरण। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी तरह अच्छे व्यवस्था से पढ़ें तो अच्छा रहे। वहीं अगली जानकारी बता दें, कानपुर से सामने आ रही बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आर्य नगर स्थित द स्पोर्ट्स हब का निरीक्षण करने के बाद कहा कि TSH अद्भुत, विलक्षण एवं स्मरणीय है। उन्होंने कहा कि TSH कम स्थान में राष्ट्रहित में सुंदरतम उपयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया स्वप्न को चरितार्थ करने का सराहनीय कदम है। उपाध्याय ने कहा कि TSH जैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आगरा में भी बनाए जाने के साथ जोरदारी के साथ ही प्रयास किए जाएंगे। TSH के CEO प्रणीत अग्रवाल व डायरेक्टर ऑपरेशंस PK श्रीवास्तव के साथ ही उन्होंने TSH के मॉडर्न स्विमिंग पूल, बैडमिंटन व टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स, जिम और शूटिंग रेंज को देखा और यहां पर चल रहे प्रशिक्षण की जमकर के सराहना की। श्री उपाध्याय ने शूटिंग रेंज में लक्ष्य पर निशाने भी साधे। बता दें कि उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि आगरा में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत द स्पोर्ट्स हब जैसा खेल क्रीड़ा स्थल का निर्माण कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। इस बारे में आगरा जाकर के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके जमीन को तलाशने का काम शुरू किया जाएगा। फिर एक सिलेक्शन होगा, एक का उसको नहीं लेंगे तो एक पैनल भेजा जाएगा उनके पास, उनमें से भी नहीं लेंगे तो उस विद्यालय से पद समाप्त होगी। जो पढ़ाई की यानी शिक्षा की स्थिति पिछली सरकारों ने की है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है किसी प्रदेशवासियों के लिए। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों की सराहना की है और हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहेंगे कि शासन के जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम भली भांति हम लक्ष्य के और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करेंगे और शासन के किसी भी अनुपालन को हम बहुत अच्छे ढंग से सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगावा सादात कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती में चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ करके लगभग 3 लाख के सामान पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। बता दें कि नौगावा सादात कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती में सलमान का परिवार रहता है, जो कल अपने बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए मकान में ताला लगा करके भोपाल गए हुए थे। चोरों ने रात के अंधेरे में मौका पा करके ताले तोड़ दिए। सुबह जब मोहल्ले वालों ने ताले टूटे देख करके मकान मालिक को फ़ोन पर सूचना दी। सूचना पा करके मकान मालिक ने भोपाल से वापस आकर के देखा तो चोरों ने तोड़ करके घर में रख के लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और 3-4 तोले सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। वहीं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है, जल्द ही चोरों को पकड़ करके चोरी का खुलासा किया जाएगा। सर इसके बारे में यह है कि कल हमारे भाई के चोट लगी थी भोपाल में, तो हमारे घर वाले जो है कल ताला मार 3 बजे यहाँ से चले गए।
तो रात में चोरी हो गई। इसमें घर में बाहर का मेन ताला तोड़ के फिर अंदर आए, और अंदर आने के बाद जो हमारा जो सामान रखा था वो चुरा के ले गए। लगभग कितने रुपए का सामान हुआ? लगभग ऐसे था, वो 1.5 लाख रुपए कैश रखे थे और 3-4 तोले सोना रखा था जेवरात। पुलिस से शिकायत कर दी 100 नंबर पे, तो पुलिस आ गई थी। पुलिस पूरी अपनी जानकारी कर रही है। महोबा में पुलिस लिखी तेज तर्रार ऑल्टो कार ने हिट एंड रन की वारदात को अंजाम दिया है। सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के 4 लोगों को बुरी तरीके से कार ने रौंद दिया है। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मासूम बच्ची सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर अधेड़ महिला की हालत नाजुक होने से उसे झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शराब के नशे में कार में सवार 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। महिला की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को मोर्चरी हाउस रखवा करके पंचनामा की कार्रवाई की है। हो गए 2-3 घायल हैं। कहाँ की घटना है ये दादा? ये सार पहाड़ी के बिल्कुल। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? आ तो रहे थे MP से आ रहे थे, वहाँ से जो है रुक गए। उन्होंने कि चलो ससुराल है, वहाँ से जो रुक गए और वहाँ बगल में खड़े हो गए। दूसरा भाई तो पीछे, उसके लिए रुक गए और वो आए तो वहीं पहले मेले मार दी उसने। मामला सर? कुछ घायलों को उनके परिजन द्वारा भर्ती कराया गया है, जिनको एक परीक्षण उपरांत एक को मृत घोषित किया गया। एक की गंभीरता की हालत को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा से मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है। मुझे जानकारी मिली, सूचना मिली, मेरे पास कॉल आई, मैं तुरंत वहाँ से गया। ये साय पहाड़ी रोड में, साय पहाड़ी के पास में एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक अल्टो वाले ने सड़क किनारे 4 लोगों को रौंद दिया। उसमें एक महिला वो एक्सपायर हो गई। खबर गोरखपुर से, जहां पर आने वाले 15 अगस्त को तिरंगा लहराने में कोई घर न छूट जाए, इसके लिए डाक विभाग ने जिम्मेदारी संभाल ली है। जो लोग तिरंगा खरीदने नहीं जा सकते हैं, उनके लिए डाक विभाग घर बैठे तिरंगा भेजेगा। आपको बता दें कि डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल के जरिए तिरंगा हर घर तक भेजा जाएगा। बता दें कि एक तिरंगा के लिए सिर्फ 25 रुपये चुकाने होंगे। वहीं ऑनलाइन तिरंगा खरीदने के लिए 12 अगस्त तक ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इस अभियान को लेकर के डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन RV चौधरी ने बताया कि इसके लिए गोरखपुर के 2 हेड ऑफिस, 76 सब पोस्ट ऑफिस और 541 ब्रांच ऑफिस पर तिरंगा बेचने की व्यवस्था की गई है। कि पिछले बार भी माननीय प्रधानमंत्री ने डाक विभाग पर भरोसा करते हुए इस अभियान का जो हमें जिम्मेदारी दी थी, उसको पूरी तरीके से खरे उतरे थे हम पिछली बार। इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री का जो हर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है, उस पर पूरी तरीके से खरे उतरने का प्रयास करेंगे। इसके तहत जो गोरखपुर क्षेत्र है, गोरखपुर रीजन है, उसमें उसके लिए हमें 5,21,300 तिरंगा अभी तक सप्लाई करने का हमें आदेश प्राप्त हुआ है। उसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जो तिरंगा भेजा है वो बहराइच में 4,000 चला गया है, गोंडा और बलरामपुर मिला के 20,000 चला गया है, देवरिया में 12,000 चला गया है, आजमगढ़ में 18,000 तिरंगे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बस्ती में तिरंगा गया है, बट अभी काउंटिंग नहीं हुई, इसलिए उसका एग्जैक्ट डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा। झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व को लेने के पश्चात प्रथम बार जामताड़ा जिले में आगामी 26 एवं 27 अगस्त को जिले के नाला एवं जामताड़ा विधानसभा स्तर पर प्रवास एवं जनसभा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी के निमित्त जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें जिले में निवास करने वाले भाजपा एवं मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, भाजपा जिला पदाधिकारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, मोर्चे के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों एवं सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साहिबगंज जिले शिवगाड़ी, नाथ व मोती झरना में सावन के 5वें सोमवारी पर बाबा शिवगादी व मोतीनाथ धाम में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कांवड़ियों ने जलार्पण किया। वहीं पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई जिले के विभिन्न जगहों से कांवड़िए पहुंचे थे। अगले सुबह राजमहल व महाराजपुर गंगा घाट से गंगा स्नान करके जल लेकर के मंदिर पहुंचे। सावन की 5वें सोमवारी को काफी भीड़ रही। झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल समेत कई जिले के विभिन्न जगहों से कांवड़िया मंदिर पहुंचे
वहीं सोमवार सुबह से ही जलार्पण के लिए कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए समिति द्वारा महिलाएं व पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई थी। कांवड़ियों कतार बांधो कर मंदिर में प्रवेश काजल अपना आपन करके पूजा अर्चना करके, वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस वालों की समिति के सदस्य जगह जगह मौजूद रहे। दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 5वीं सोमवारी को 1210 डाक बमों को बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए हंसडीहा में कूपन दिया गया। डाक बमों की सेवा के लिए हंसडीहा में जिला प्रशासन द्वारा टेंट सिटी व टोकन वितरण गैलरी बनाई गई है। भागलपुर से जल भरकर के बासुकीनाथ जाने वाले डाक बमों के लिए यहां पर हर वर्ष सावन महीने में रविवार रात से डाक बम गुजरने तक टोकन की व्यवस्था की जाती है। टोकन वितरण गैलरी में प्रखंड प्रशासन द्वारा कर्मी नियुक्त किया गया है। औरंगाबाद जिले के गौ थाना की पुलिस व एसटीएफ टीम ने थाना क्षेत्र के पेमा गांव में संयुक्त छापेमारी अभियान चला करके 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया नक्सली रोहित राय उर्फ प्रकाश उर्फ धर्मराज मोर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाठीबार गांव का रहने वाला है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें पुलिस को उसकी तलाश थी। उसके साथ बंदेया थाना क्षेत्र के सोसुना गांव निवासी प्रमोद यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी नक्सली का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस को मिले कई अहम सुराग नक्सलियों के पास से जब्त किए गए लेवी रसीद की जांच की जा रही है। इससे पता लगेगा कि कौन कौन से लोग नक्सलियों को दे रहे हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी स्वप्न जी मेश्राम ने बताया कि छापेमारी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। थाना अंतर्गत पेमा गांव के आसपास कोई घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली भ्रमणशील है। सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष गोह को थाना के सशस्त्र बल एवं एसटीएफ के साथ गांव पेमा भेजा गया। थानाध्यक्ष गोह द्वारा पेमा गांव के आसपास के क्षेत्रों में छापामारी कर पेमा गांव के नहर के पास 2 व्यक्तियों को अवैध हथियार एवं गोली और नक्सली साहित्य के साथ गिरफ्तार कर गोह थाना कांड संख्या 271-23 दिनांक 7/8-23 धारा 25(1)(b)(a)(26) शस्त्र अधिनियम एवं 13(16)(18)(20) यूएपीए एक्ट दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी नक्सलियों के नाम इस प्रकार है: रोहित राय उर्फ प्रकाश उर्फ धर्मराज, उम्र 37 वर्ष, पिता प्रकाश नारायण राय उर्फ बच्चा राय, साकिन लिटवार, पोस्ट मनीहारी, थाना भभुआ, जिला कैमूर। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर अपने बेहतर भविष्य की खातिर पंजाब के युवा अपनी जान पर खेल करके बड़ी संख्या में विकसित विदेशी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न देशों के 16-17 युवा जो अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके पास मेक्सिको का हाईवे बस के गहराई खाई में गिरने से मौत की दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई है। इन अभागे मृतकों के गुरदासपुर में जिले के कानूवान ब्लॉक के बागड़ी गांव का युवक गुरपाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह भी शामिल है। स्वर्गीय गुरपाल सिंह और उनके माता पिता इकलौते बेटे थे और बेहतर भविष्य के लिए 1 महीने पहले 7 जुलाई को अमेरिका के लिए घर से निकले थे और पूरे 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण खबर घर पहुंची। 7 जुलाई ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ 2-3 ਸਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੇ ਸਿਲਵਾਡੋਰ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਾਡੋਰ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਭੋਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिवसेना पंजाब द्वारा संयुक्त रूप में शहर से गुजरते मुख्य मार्ग विशेषकर तारागढ़ी मोड़ पर सड़क पर पड़े गड्ढों का विरोध में स्थानीय दुकानदारों के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। संयुक्त रूप से दीनानगर की खस्ता हालत सड़कों पर रोष जाहिर करते हुए कहा गया कि आए दिन इन टूटी सड़कों के कारण कई हादसे होते हैं, पर संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। शिवसैनिकों तथा स्थानीय दुकानदारों द्वारा प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी भी दी गई है कि अगर विभाग ने सड़कों को रिपेयर नहीं करवाया तो 10 दिनों के बाद पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। समस्या जो बड़े भरा जी ने हुणे दस्सिया तुहाडे सामने एडे वड्डे टोए जिहड़े पै चुके हैं, गड्डी कोई आंदी है विच डिग जांदी है, उहदा बचाव दा कोई कारण नहीं। हुणे एक साडा भरा इत्थे टोए दे विच पिया हैगा, सिर चों सੱਟ लगन तो मसा ही बचिया हैगा। बड़ा मेजर चांस रियल एक्सीडेंट दा जे हो जांदा ते उहदे च प्रशासन दी की जिम्मेवारी हैगी। ना कोई प्रशासन इहदा जिम्मेवार लैंदा पिया, ना कोई इहदी कमेटी जिम्मेवारी लैंदी पई है। बरसातां दे कारण देखो किड्डे किड्डे वड्डे जिहड़े गड्ढे बन गए, जिहड़े तुसीं इत्थे रोज़ दुर्घटना हो रही। रिसेंटली हुणे ही एक मोटरसाइकिल गड्ढे विच डिग्गिया ते जिहड़े बंदे सੱਟ लगियां। साडी प्रशासन अगे मंग है तुसीं किड्डे किड्डे वड्डे वादे कीते चुनावां दे विच कि पंजाब नूं रंगला पंजाब बनावांगे, पर जिहड़ा रंगला पंजाब सानूं देख रहा कि मेन जिहड़ा जीटी रोड किड्डे किड्डे वड्डे गड्ढे हैगे उत्थे बरसातां दे कारण हो चुके आ, पर पीडब्ल्यूडी विभाग जिहड़ा हैगा ओह कुंभकर्ण नींद सुत्ता होया आ। इस बारे बिल्कुल नहीं ध्यान हैगा। साडी प्रशासन अगे मंग है कि इह जिहड़े गड्ढे आ उन्हां दी रिपेयर कीती जाए फिलहाल। बाकी भी जे ऐसी कोई दुर्घटना होंदी है जां कोई जान माल की हानि होंदी है, और पूरी जिम्मेवारी प्रशासन ते पीडब्ल्यूडी विभाग की होगी। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में आगामी तिरंगा यात्रा को लेकर के शाहबाद के एक निजी पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शाहबाद विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है कि कल से 14 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि शाहबाद विधानसभा में 14 अगस्त को सुबह 9 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा शहर में निकाली जाएगी, जिसकी प्रति लगभग 3 किलोमीटर की होगी। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी जीत दर्ज करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। पार्टी ने नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि जो लोग इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन लोगों की याद में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और वो तिरंगा यात्रा 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की होगी। तो हमने तय किया है कि शाहबाद विधानसभा की जो तिरंगा यात्रा है वो 14 तारीख को सुबह 9 बजे शहीद जगदीश कांडा पार्क शाहबाद मारकंडा से शुरू होगी और पूरे बाजारों से होते हुए हम वापिस उस यात्रा को शहीद जगदीश कांडा पार्क में जाकर ही संपन्न। महेंद्रगढ़ के सतनाली में स्थित राजकीय महाविद्यालय में एमए और एमएससी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके क्लासेस का शुभारंभ किया। इससे पहले इस कॉलेज में केवल बीए तक ही पढ़ाई की जा रही थी, अब यहां पर एमए की कक्षा शुरू हुई है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि शहर हो या फिर गाँव, सभी जगह के बच्चों में प्रतिभा और क्षमता होती है। यदि सही दिशा मिल जाए तो वे चमत्कार भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आत्मविश्वास और अनुकूल वातावरण हो तो किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी सफल हो सकते हैं। सरकार विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नए नए कॉलेजों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, खास करके छात्राओं के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि बेटियों के शिक्षित होने से 2 परिवार शिक्षित बनते हैं।
सतनाड़ी मेरा गांव है और यहाँ पीछे सुधीर लांबा जी जो प्रधान आचार्य हैं उन्होंने एमए की क्लासेस के लिए 1 महीना पहले निवेदन किया था। आज मुझे संतोष है कि आज एमए हिस्ट्री का सुखवीर सिंह हमारे एबीवीपी के नेता का फार्म भरा गया है, ऑनलाइन फार्म है। आज 3 एमए की क्लासेज यहाँ मैं पंडित मूलचंद जी का, शिक्षा मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और सतनाड़ी महाविद्यालय में एमएससी केमिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी और एमए हिस्ट्री का आज एडमिशन शुरू कर दिया। जो हमने कहा वो करके दिखाया। खबर यमुनानगर से, जहां पर जगाधरी के अंसल टाउन में बीपीएल क्वार्टर में सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पत्नी का गला काट करके निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रूला खेड़ी निवासी राजेश उर्फ राजा बाबू अंसल टाउन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। वही बीपीएल क्वार्टर में रहता था। उसके घर से कुछ ही दूरी में उसकी पत्नी 42 वर्षीय नरेशो देवी उर्फ निशा अलग अलग क्वार्टर में रहती थी। आरोपी पति उसके क्वार्टर पर आया और आकर के कट से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी उसकी और मौके से फरार हो गया। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ग्रुप 56 परीक्षा में पूछे गए 41 प्रश्न ग्रुप 57 के पेपर में रिपीट किए गए। अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियां मनोहर सरकार पर आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया और भद्दा मजाक बताते हुए कहा कि मनोहर सरकार के एक सवाल में एक परीक्षा पूरी नहीं करवा सकी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है आप नेता अशोक तंवर ने। किस तरीके से कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। और उसके बाद जब ये एग्ज़ाम कल हुआ कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, उसमें किस तरीके से जो सवाल है वो दोहराए गए ये आप सबने देखा है। समूह 57 परीक्षा में दोहराए गए प्रश्नों में किस तरीके से उसमें चाहे वो IMRB की फुल फॉर्म का मामला हो, नेफेड की स्थापना किस तरीके से हो, जमीन की सतह पर नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल किए और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न तक भी दोहरा दिए गए। और HSSC चेयरमैन जिनको संपर्क करने की कोशिश करी उनका भी फ़ोन नॉट रीचेबल आया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ग्रुप 56 और 57 उसमें 41 जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं। और जब कमीशन के चेयरमैन से या और किसी से भी बात करने की कोशिश करी गई तो कोई संतुष्ट जवाब उसमें नहीं आया है। साथ साथ जो परीक्षा हुई है उसमें अगर हम देखें तो हिंदी में परीक्षा हुई है और हिंदी भाषी हमारा प्रदेश है। उसको हम देखें तो गलतियां ही गलतियां उसके अंदर पाई गई हैं। वो करीबन 50 त्रुटियां मोटे तौर पे उसमें देखा गया है। वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये अपने आप में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला हुआ था, आपने सबने उसके बारे में सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो CET एग्ज़ाम का मामला है, लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ, ये उसी तरीके से खिलवाड़ है। और ऐसे में 1 साल के अंदर भी अगर खट्टर सरकार ये परीक्षा पूरी नहीं करवा पाई है तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ भद्दा मजाक है। इसलिए जो चेयरमैन हैं, अब इस्तीफे की तो स्थिति मैं समझता हूँ कि वो तो जाली है, क्योंकि अगर उनको गलती मान करके और उनको ये लगता कि भाई हम ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, तो जो खुद छोड़ने वाली स्थिति थी वो तो अब चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि इसको नए सिरे से चेयरमैन
और पूरे बोर्ड को भंग करना चाहिए, नए सिरे से पूरा मामला होना चाहिए और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। और सीईटी एग्ज़ाम के 17 जून 2022 को ये हुए थे और जुलाई 22 तक का इसके तहत ये भरे जाने थे मामला, लेकिन आज भी करीबन 1 साल से ज़्यादा पूरा होने के बावजूद भी और बार बार हाईकोर्ट। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद काबिल नौजवानों का एक ही समय से 3 से 4 स्थानों पर भी चयन हुआ है, क्योंकि हर काम पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर होता है। कोई भाई भतीजावाद नहीं है। पहले वैसे तो नौकरियां निकलती थी तो पहले वाली सरकारें नौकरी को अपने भाई भतीजे और अफसरों के रिश्तेदारों को मिला करती थी। मुख्यमंत्री पंजाब ने अच्छी तरह के कोई कानूनी अड़चन ना बने, सभी टीचरों को रेगुलर किया, पक्का किया और उनकी तनख्वाह भी 23,500 रुपये के करीब कर दी, जिससे वो 12,500 परिवार तो खुश हैं ही हैं, साथ में आस पड़ोस और उनके रिश्तेदार भी खुश हैं। और ऐसा था हमारे पंजाब में, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर हैं, आम लोगों के बीच में से ही आए हैं, आम परिवार से ही हैं। यहाँ तक था कि कई टीचर हमारे बहन भाई दोनों परिवार के सदस्य टीचर थे जो 3500 रुपये पे कच्चे के तौर पे अध्यापक थे, और उनके बच्चे कईयों के तो बाहर कनेडा अमेरिका में पीआर हो गए, पक्के हो गए, जहाँ से पैदा होके पढ़ लिख के कनेडा में पीआर हो गए। और कई लोगों के बच्चे, कई अध्यापकों के बच्चे बच्चियाँ जो 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे यहाँ भर्ती हुई है, उसमें रेगुलर भर्ती हो गए। और उनको तो ये लगता था कि जैसे हम लोग ऐसे ही कच्चे के तौर पे ही घर में रिटायरमेंट होके चले जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को ये पता चला कि इन लोगों का पिछली सरकारों ने इतना शोषण किया है और रेगुलर करने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए थी वो बना के उनको रेगुलर किया। और जैसे बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, हमारे यहाँ पे जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और 600 यूनिट जो है 2 महीने का प्रति माह 300 यूनिट और 2 महीने का 600 यूनिट जो माफ है, हर परिवार की जो है 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह ये भी तनख्वाह लगी है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंजाब में जो है गरीब और मध्य परिवार से ज़्यादा लोग हैं, जिनके लिए जो बिजली का बिल जो तारना है बिजली घरों में बहुत मुश्किल काम था। और ये जो बहनों के लिए बड़ी सुविधा आई है, ऐसे ही हम पूरे हरियाणा में भी ये बिजली आंदोलन है जो चल रहा है, वहाँ पे भी जैसे पंजाब में बिजली फ्री दी है, लाखों परिवार, मुझे लगता है 90% घर ऐसे हैं जिन्हों को 0 बिल आता है। और पिछली सरकारें रही हैं, सिर्फ अखबारों में और किताबों में जो होता था 0 बिल आता था, जो एससी और बीसी परिवारों को ये लोग छोड़ देते थे। लेकिन एससी और बीसी परिवारों के भी पिछली अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2, 3-3 लाख उनके बिल जुड़े होते थे और उनके कनेक्शन काट के, उनके मीटर उतार के उनको अंधेरे में रखा जाता था। अब जब सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, ऐसे घर भी कई आए हैं कि जिनके घरों में पिछले 40-50 साल से बिजली का बल्ब तक नहीं जला, और आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे उन लोगों के घरों में मीटर भी लगे हैं और 0 बिल आ रहा है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देखने में आया कि कई डेरे ऐसे हैं, कई बैकें ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक बिजली तक नहीं गई। और इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल हमारी सहयोगी गरिमा बाजपेयी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का